Hello everyone, welcome to our channel Live Paper Classes. Education is the key to success in life. And today फिर से आपका एक न्यू सेशन में स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट की शुरुआत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास लेकर आइए, आपसे बहुत उम्मीद है, आप एक अच्छे तरीके से कराते हैं, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कराने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों मैं आप सबके बीच आ चुका हूँ, एकदम अच्छे तरीके से तैयार करिए दोस्तों। मैंने पूरी मेहनत से तैयार करी है क्लास। ठीक है, जितना एफर्ट्स डालना था डाल दिया है मैंने। बट मैं तुम्हें सीधी सीधी बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ हमें जो करना है ना, हम जो पैटर्न रखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसमें हम रखेंगे बेसिक। ठीक है, सबसे पहले तो हमें बेसिक समझना है, जो मेन होगा ना उतना ही समझेंगे। फालतू का जितना भी है ना थियोरेटिकल, उसे सब छोड़ देंगे हम। जो मेन होगा, मैंने कुछ फोटोज भी लिए हैं। ठीक है, जो थियोरेटिकल हैं कुछ फोटोज भी लिए हैं दोस्तों, उनके माध्यम से भी हम पढ़ेंगे, और ग्राफिकल वे में भी तार रखा है मैंने, तो उसे भी पढ़ेंगे हम दोस्तों। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैंने सभी से बोल दिया था कि अगर आपको क्लास चाहिए दोस्तों, तो जितना हम मेहनत कर रहे हैं ना आपके प्रति, आप भी उतना सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, तभी हमारा मन करेगा कि आपको अच्छी क्लास प्रोवाइड करें। ठीक है, तो सभी से निवेदन है, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी आ जाइए। ठीक है, और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और सभी से निवेदन है कि दोस्तों जितने भी नए स्टूडेंट चैनल पर बन रहे हैं, वो आई पेपर क्लासेस को सपोर्ट करें और अपनी फैमिली को इंक्रीज करें। ठीक है, ताकि हम भी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएं और आपको और अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्मॉल क्रिएटर होते हैं दोस्तों यूट्यूब पे, उन्हें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो आप हैं हमारे साथ, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं वैसे, बट फिर भी थोड़ा एफर्ट आप भी लगाइए दोस्तों। आप सभी एक साथ होकर आइएगा क्लास में। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट की दोस्तों शुरुआत करते हैं हम। जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे मेन वो करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में करेंगे, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। हालांकि दोस्तों हम ट्रांसलेट करके करते हैं, थोड़ा सा मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए हल्की फुल्की प्रॉब्लम भी होगी, तो एडजस्टमेंट आप कर लेना दोस्तों। बट फिर भी वैसे मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने आई पेपर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वही सब्सक्राइब कर लो, रेड बटन को क्लिक कर दो। और 25K होने वाले हैं जल्दी ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करो चैनल को। ठीक है, आप मतलब टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए दोस्तों, अपडेट देता हूँ मैं वहाँ पर रेगुलरली, पोल्स वगैरह चलते रहते हैं वहाँ पर। आपकी जो PDF वगैरह है वो भी सारी वहाँ पर अपलोड होती रहती है। तो कुछ स्टूडेंट्स कल कह रहे थे कि सर PDF दे दो, तो दोस्तों एक साथ आपको PDF सभी मतलब एक PDF हम भेजेंगे तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगेगा। जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनको वो PDF नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम एक साथ 1 या 2 दिन के गैप में रेगुलरली आपको सारे ही 2 दिन का डाटा जितना भी होता है PDF के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। तो सभी को शाम को 2 या 3 दिन के गैप में सभी वीडियोस की PDF मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो PDF ऐसे मत क्या करें दोस्तों, सभी को PDF मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज को सेशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी को क्या है दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं उन सभी को गुड आफ्टरनून दोस्तों। सभी कैसे हैं एक बार कमेंट में बताइए दोस्तों। अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं ना? ठीक है, आपके एग्जाम पास आते जा रहे हैं दोस्तों, तो तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए। डिपेंडेंट किसी पर भी मत होना दोस्तों, अपने जितना एफर्ट्स लगा सकते हो उतना एफर्ट्स लगा दीजिए। MCQ प्रैक्टिस सेट करते रहिए रेगुलरली, जहाँ से भी हो पा रहा है वहाँ से कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल से कीजिए, जहाँ से भी मिल पा रहा है वहाँ से कीजिए, बस सिलेक्शन लेना है। ठीक है, हम आपके साथ रेगुलरली बने हुए हैं दोस्तों, जितना हो पा रहा है उतना एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए क्लासेस तैयार की जा रही है, कल आपको पता ही चल गया होगा। साइंस की एक हमने कंप्लीट महामैराथन दे दी है, जितनी भी हमारे चैनल पर अपलोड हुई थी, उन सभी को मतलब आगे पीछे सब तरीके से काट के एक शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया है, जो आपके लिए कैप्सूल के रूप में कार्य करेगा दोस्तों। 3.5 आवर में आपका एक हाफ सोशल साइंस कंप्लीट हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है समझ रहे हो आप? एक भाग हो रहा है दोस्तों बस उसका। ठीक है, तो समझ लेना 7 आवर की हो जाएगी आपकी क्लास। तो 7 आवर को मैं बताऊं दोस्तों, अगर आपको इसे तैयार करना है ना, मतलब एक दोबारा तैयार करना है रिवीजन के रूप में, तो आप सीधा भाई 1.5K की स्पीड पर चलाना दोस्तों। ठीक है, उसकी स्पीड तेज कर देना। ये 5 आवर की क्लास आपकी 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी लास्ट में, जब आपको पढ़ना है रिवीजन के रूप में ओनली। ठीक है, एक बार देख लेना, रिवीजन कर लेना, बाकी चला जाना एग्जाम देने। ठीक है, MCQ प्रैक्टिस तो जरूरी है भाई। और दोस्तों मैं बताऊं बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हम मतलब ये जो कंप्लीट हो जाएगा हमारा थियोरेटिकल पार्ट, फिर हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने फोटोज लगाए हुए हैं। ये आपका लैंडस्लाइड का हो गया, जैसे हमारा फ्लड का है, सुनामी का है वगैरह हो गया, या बादल वगैरह फटते हैं ना, तो उनके फोटोज लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, एक बार हिंदी में ही पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है,
क्योंकि हिंदी में इंग्लिश वालों को भी समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं कि इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आता है। बोलने से तो समझ में आएगा ना दोस्तों, लिखने वाला मैंने नीचे लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक मैं आपके जहन में डालना चाहता हूँ कि क्या होता है भूस्खलन, ठीक है। क्या दोस्तों भूस्खलन क्या होता है, बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवाती तूफान एवं वेव्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम दोस्तों धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। सेशन लंबा हो कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आना चाहिए। जितनी मेहनत लग रही है ना उसका आपको फायदा मिलना चाहिए। तो आपदा का सामान्य अर्थ संकट या विपत्ति है दोस्तों। क्या है, डिस्ट्रक्टिव है दोस्तों, समझ जाना। ये जितने भी संकट या आपदा या विपत्ति होती है ना वो सब इनके अंदर आ जाती है, हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। आपदा का दोस्तों हम क्या है, जो डिजास्टर है इसका अंग्रेजी यदि अनुवाद करें तो डिजास्टर ही हो गया भाई, आपदा आपदा हो गई, डिजास्टर हो गया, ठीक है। फ्रेंच वर्ड में बात करें दोस्तों, ये डिजास्टर है, ये डिस्टेयर कहलाएगा। क्या दोस्तों, डिस्टेयर कहलाएगा, ठीक है। तो यह किस शब्द से बना है दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो ये हमारा जिसका अर्थ हो गया सबसे पहले बुरा या अनिष्टकारी, ठीक है। बैड हो गया या डिस्ट्रक्टिव हो गया दोस्तों। किसकी बात हो रही है, डिजास्टर की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ओनली डिजास्टर की बात हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, डिजास्टर के बारे में बताया जा रहा है, आपको थोड़ा ध्यान से समझते चलना, ठीक है। वास्तव में आपदा विपदा का ही स्वरूप है। इट मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों, ये जो डिजास्टर है ना ये हमारा विपदा का ही स्वरूप है, ये संकट के रूप में ही आता है। एक तरह से तीव्र होता है, संकट के रूप में आता है, तेजी से आता है, और जितनी भी तबाही मचाता है ना वो एकदम विनाशकारी होती है दोस्तों। समझ में आया। दूसरी बात करें, जिसके परिणाम से सामाजिक ढांचा एवं विद्यमान व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं या ध्वस्त हो जाएं तथा जन समुदाय हो या पशुपालन हो या संपत्ति को क्षति हेतु भारी सहायता की आवश्यकता होती है। इट मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें दोस्तों, यदि आपके लिए बिहार में हर साल भाई बाढ़ का कारण बनता है, ठीक है। जो हमारी कोसी नदी है वो बिहार में हर साल बाढ़ का कारण बनती है। तो जब दोस्तों बाढ़ आ जाती है तो इसमें मतलब जो इसकी इकोनॉमी है ये डाउन होती है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें सहायता कौन करता है, अदर स्टेट्स करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, सभी करते हैं, ठीक है। तो इसी को इसमें डिफाइन किया गया है दोस्तों, अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है कि भारी सहायता की आवश्यकता होती है। किसके कारण दोस्तों, जन समुदाय, पशुपालन व संपत्ति को क्षति होती है जब ये सारी आपदाएं, संकट या विपदा या विनाशकारी चीजें होती हैं किसी स्टेट या किसी कंट्री के अंदर। समझ में आया दोस्तों। मैं अच्छे से समझाऊंगा, बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करूंगा, अपना पूरा एफर्ट दूंगा दोस्तों, बस आप रेगुलरली बने रहिए, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों, सामान्यतः विश्व के सभी देश किसी न किसी आपदा या डिजास्टर से ग्रसित है, ठीक है। मतलब किसी ना किसी देश में दोस्तों हर साल नई नई डिजास्टर्स, आपदाएं आती रहती है। इसमें भारत भी एक है, ठीक है। यह एक ऐसा देश है जहां धरातल एवं जलवायु की विविधता पाई जाती है। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, एक तो हमारी विविधता हो गई, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी हो गई दोस्तों, एक जलवायु हो गई जहां पर पाई जाती है। यह प्राचीनतम ज्वालामुखी शैलों से निर्मित प्रायद्वीपीय पठार के साथ साथ हिमालय नवीन वलित श्रेणियों में विद्यमान है। भारत का तो आप सभी को पता ही है ना, ठीक है। जो ये भारत है इसका तो सभी को पता ही है कि यह कैसे दोस्तों। ऊपर आपका क्या हो जाएगा, बन जा भाई, जैसा भी बन रहा है फिलहाल के लिए, कैसा भी मैप बन जाओ। ये जो ऊपर का है दोस्तों, इसमें तो हमारा टोटली जो ये एरिया है ये तो हमारा हिमालयनी क्षेत्र है ना दोस्तों, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये तो आपका हिमालयनी क्षेत्र है भाई, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो जाता है आपका किसका दोस्तों, डिजास्टर का, आपदाओं का कारण बनता है हिमालयन क्षेत्र भी। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में, कहाँ पर दोस्तों, हिली एरियाज में ही आपके सबसे ज्यादा लैंड स्लाइड्स होते हैं, ये तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट भी वहीं पर होते हैं ज्यादा, पहाड़ी एरिया, टेम्परेचर लो, ठीक है, जहाँ पर आपके लैंडस्लाइड्स होते हैं उधर तरफ ही आपके क्या होते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं। तो यही बात इसमें कही गई है दोस्तों, ठीक है। आज भी उनका उत्क्षेप जारी होने से अस्थिरता की स्थिति बनाई हुई है, ठीक है, जो भूकंपीय घटनाओं के रूप में प्रकट होती है। यद्यपि प्रायद्वीपीय पठार भूगर्भिक घटनाओं से अप्रभावित रहा है, ठीक है, तथापि 1960 ईस्वी के दशक के बाद यहाँ की भूकंपीय घटनाएं सक्रिय हुई हैं। क्या दोस्तों, ये जितने भी अर्थक्वेक आने शुरू हुए हैं ना, या सुनामी आनी शुरू हुई है, ये कब से स्टार्ट हुई है दोस्तों, 1960 के दशक के बाद से ही, ठीक है, स्टार्टिंग हुई है इनकी। हिंद महासागर में भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति उसे बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवातों से प्रभावित करती है। क्या दोस्तों, हर साल हमारे मतलब भारत में भी 2 या 3 से लगभग, इट मीन्स क्या है, 2 या 3 तो हमारे भारत में भी चक्रवात आते ही हैं दोस्तों, जो विनाशकारी चक्रवात होते हैं।
जैसे अभी आप सभी को पता ही है 2021 भाई 1-2 दिन ही हुआ है गए हुए, ठीक है, परसों ही था, कोई बात नहीं, 1-2 दिन ही हुआ है। तो 2021 में भी आपके मतलब मुझे लग रहा है मुश्किल से मुश्किल 3 तो आए ही है कम से कम चक्रवात। कौन कौन से आए हैं सभी को पता ही होगा दोस्तों। सबसे पहला कौन सा था, तोकाते आया था हमारा था, तोकाते आया था दोस्तों, आवाज करने वाली छिपकली। दूसरा क्या आया था, यास तूफान आया था दोस्तों, यास चक्रवात। तीसरा एक और था दोस्तों, मुझे नेम याद नहीं है, एक बार मुझे कमेंट करिए दोस्तों, सभी को याद होगा तो, यदि करंट अफेयर्स के टच में है तो एक बार कमेंट करिए कि तीसरा जो आपका ये चक्रवात आया था ये कौन सा आया था, तो बताइए मुझे जल्दी से दोस्तों तीसरा कौन सा था, ठीक है। तो समझ में आया दोस्तों क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो चक्रवातों से भी प्रभावित करती है, ठीक है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटवर्ती भाग चक्रवाती तूफानों से प्रभावित रहते हैं हमेशा ही, ठीक है। उड़ीसा की तरफ ही इस बार आपका क्या आया था दोस्तों, यास चक्रवात आया था, समझ में आया। या मुंबई या गुजरात इधर तरफ कौन सा आया था, तोकाते आया था अरब सागर की तरफ से। दोस्तों करंट के टच में रहिए, ठीक है। भारत की मानसूनी जलवायु बाढ़, सूखा जैसी स्थितियां उत्पन्न करती है। जो बाढ़ होता है, ये सूखा पड़ जाता है, तब इन सब का कारण भी दोस्तों क्या है, मानसूनी जलवायु ही है भारत की। तो ये तो हो गया दोस्तों बेसिक एक जो मतलब तुम्हारे जहन में डालना था मुझे, बस कि समझ जाइए कि ऐसे ऐसे कुछ होता भी है भारत में, ठीक है। तो बेसिक लेवल एक बार समझ में आया दोस्तों। आगे चलें, अब हम अपने ग्राफिकल वे से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, बस ये तो जानने के लिए था हमारे, ठीक है, नॉलेज के लिए था कि ऐसे ऐसे होता है। एक बार बता दीजिए दोस्तों, थंब कर दीजिए कि समझ में आया थोड़ा बहुत। मैंने जो राम कथा बताई है ऊपर, ये कुछ समझ में आया भी है नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो इसका मीन क्या है दोस्तों, डिजास्टर का मीन हो गया संकट या विपत्ति। ये ऊपर जो है लिखा है ना, यही मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इतना सारा पढ़ने से क्या फायदा है दोस्तों, मेन पढ़िए बस, बट फिर भी मैंने इंक्लूड किया कि आपको समझ में आया कि लिखा क्या जा रहा है दोस्तों। डिजास्टर का मीन क्या हो गया, संकट या विपत्ति, या डिजास्टर बोल सकते हैं या आपदा बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रेंच नेम क्या हो गया इसका, डिजास्टर, ठीक है। डिजास्टर में वो फ्रेंच नेम हो गया इसका, जो बुरा होता है, बैड होता है, विनाशकारी होता है या डिस्ट्रक्टिव होता है। समझ में आया, एक बार बताइए। आगे चले दोस्तों, मैंने इंग्लिश वालों के लिए भी इंक्लूड कर ही दिया है हाल ही में। इनफैक्ट अ डिजास्टर इज अ टाइप ऑफ अ डिजास्टर, ठीक है। क्या आपदा ही हमारा विपदा का स्वरूप होती है दोस्तों, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सोशल स्ट्रक्चर एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम कोलैप्स एंड द डैमेज कोज्ड टू द कम्युनिटी, ठीक है। एनिमल हो, हस्बेंड्री हो एंड प्रॉपर्टी हो, रिक्वायर्स एक्सटर्नल हेल्प। सभी को एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है यदि कोई विपदा, आपदा, संकट या विनाशकारी चक्रवात आदि किसी स्टेट के अंदर, किसी कंट्री के अंदर आते हैं। समझ में आया दोस्तों। तो ये हो गया आपके इंग्लिश वालों के लिए, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होने की है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपका अब थोड़ा सा मेन जान लेते हैं कि क्या है दोस्तों भारत में, ठीक है, आपदा का भौगोलिक परिदृश्य क्या है। इट मीन्स क्या क्या रीजंस हैं, किन किन कारणों से भारत में आपदाएं आती हैं, तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। जियोग्राफिकल सेंसरियो ऑफ डिजास्टर इन इंडिया, ठीक है, स्कैंसरियो, जियोग्राफिकल स्कैंसरियो ऑफ डिजास्टर इन इंडिया। भारत में आपदा का भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं क्या क्या है दोस्तों, किन किन रीजंस से, ठीक है, किन किन रीजंस से आपके भारत में डिजास्टर्स आते हैं, आपदाएं आती है, संकट आती हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें आप लिख लेना। पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, इफेक्टिव ये होगा कि आप इनको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे ना अपने तरीके से। दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक स्मार्ट वे की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप स्मार्ट वे में काम करिए, जितना ज़्यादा है उसे शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एग्जाम में बैठने से पहले, मतलब कल एग्जाम में है तो उससे 2 दिन पहले आप उस 2 या 3 पेज को पढ़े किसी एक टॉपिक के लिए। सोशल साइंस के लिए आप इतना इफेक्टिव लिखें 8 या 10 पेज में कि उसे हम हर 1 घंटे बाद, हर मतलब एग्जाम से 5 दिन पहले डेली रेगुलरली प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, एग्जाम में जो ये जो कन्फ्यूजन वाली प्रॉब्लम होती है ना, 4 क्वेश्चंस ऑप्शंस में खेलने वाली प्रॉब्लम, कि ये भी सही हो रहा है भाई, ये भी सही हो रहा है, कन्फ्यूजन है, तुक्का मारियां आए, और घर पे आके देखा तो पढ़ के तो गए थे बट इफेक्टिव नहीं पढ़ा था ना, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी को चेंज करिए अपनी को, और इफेक्टिव पढ़ के जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, भारत में आपदा का भौगोलिक परिदृश्य क्या है दोस्तों। संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र,
ये भी बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, आपदाओं का, क्योंकि सारे लैंडस्लाइड्स वगैरह आपके परिवर्तित हिल एरियाज में ही होते हैं, ठीक है, एंटायर हिमालयन रेंज। देन हम बात करें दोस्तों आपका जो 54% भूभाग है ना, ठीक है, क्या है दोस्तों, 54% जो लैंड है वो भूकंप से प्रभावित है इन इंडिया, ठीक है दोस्तों, याद रख लेना ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। कितना है दोस्तों, 54% ऑफ लैंड इफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक। देन हम नेक्स्ट नीचे बात करें दोस्तों, 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है। इन इंडिया की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, कितनी है दोस्तों, ये कंफ्यूजन क्या, गलत क्यों लिख रहा है, ट्रोल कर देंगे भाई बच्चे मुझे, तो फिर गलत हो गया तो कोई बात नहीं। 4%, ये 4 करोड़ हेक्टेयर ऑफ लैंड इज अफेक्टेड बाय फ्लड एवरी ईयर, ठीक है, बाढ़ से प्रभावित होते हैं दोस्तों कितने, 4 करोड़ हेक्टेयर लैंड, आपकी 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है इन इंडिया में, ऑल इंडिया, इन इंडिया लेवल पे बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। हालांकि मैंने स्टेट वाइज भी नीचे मेंशन कर रखा है, 1-2 के लिए बस, जिनमें ज़्यादा होता है तो उन्हीं के लिए। आगे बात करें दोस्तों, 33%, ठीक है, कितना है, 33% कृषि योग्य भूमि सूखा से प्रभावित है, ठीक है। ये फिर यहाँ पे कंफ्यूजन है, किस टाइप से लिखा है, 28, 33 वाला लिखना दोस्तों, कितना, 33 वाला लिखना। या आई थिंक 2 बुक का इस्तेमाल किया है ना, तो स्टैंडर्ड बुक जो होती है वो अलग ही होती है दोस्तों, तो 33 लिखना। आप एक बार नेट पे सर्च कर लेना दोस्तों, इसे मुझे ही कंफ्यूजन हो गया, 2 बुक से लिखा है ना, एक बार नेट पे सर्च करना कि कितना दिखा रहा है, 33 दिखा रहा है या 28 दिखा रहा है, ठीक है, और मुझे बताना दोस्तों, कॉमेंट जरूर करना, गलत नहीं लिखना है कुछ भी। तो 33% ऑफ क्या है दोस्तों, एरिएबल लैंड इफेक्टेड बाय कितना ड्रॉट, ठीक है, सूखे से प्रभावित है, कितना है, 33% भाग। आगे बात करें दोस्तों, प्रतिवर्ष 2 या 3 विनाशकारी चक्रवात आते हैं जो आपके आपदा के कारण बनते हैं, ठीक है, संकट के विनाशकारी के कारण बनते हैं, समझ में आया दोस्तों। 2 से 3 डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन्स अकर एवरी ईयर, मैंने 2020 के बताए आपको, 2021 के आपको बताए थे, ठीक है, कौन कौन से थे दोस्तों, यास हो गया, तोकाते हो गया, एक गुलाब नाम से भी आता है, आई थिंक मुझे लग नहीं रहा वो कि वो आप आया है, जिसका नेम आपका पाकिस्तान ने ही रखा था, तो नल्ला पाकिस्तान है, उसने जो नेम रखा था दोस्तों गुलाब, तो शायद ये भारत में आया नहीं आया ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, 3 आए हैं इतना तो पक्का पता है। तो 2 से 3 डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन अकर इन एवरी ईयर, ठीक है, तो ये समझ में आया दोस्तों। ये पॉइंट्स थे कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं आपके डिजास्टर मैनेजमेंट से। आगे चलते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है भाई, वो तो हमारा बेसिक था, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। अब टॉपिक्स आपके कि क्या क्या हम कवर करेंगे दोस्तों, आपदाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स। तो इट हैज़ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार का होता है दोस्तों, क्या, डिजास्टर्स। एक तो हो गया आपका नेचुरल भाई, प्राकृतिक डिजास्टर्स, दूसरा हो गया मैन मेड डिजास्टर्स, क्या दोस्तों, मतलब मानव निर्मित, ठीक है, लिख लेना हिंदी वाले भी भाई, मानव निर्मित, हालांकि इतना तो समझ ही जाएंगे, मानव निर्मित आपदाएं। तो 2 टाइप के हो गए दोस्तों हमारे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों को एक क्लास में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। हालांकि इधर वाला जो नेचुरल वाला है ये आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे दो क्लास में कवर करेंगे, एक क्लास में आपका मानव निर्मित वाला हो जाएगा। और दोस्तों ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़े से, एक लैंडस्लाइड पढ़ेंगे अच्छे से, अर्थक्वेक पढ़ेंगे अच्छे से, फ्लड पढ़ेंगे अच्छे से, सुनामी को भी हम छोटा सा टॉपिक है कवर कर लेंगे, सूखा भी छोटा सा है, ठीक है, चक्रवात अच्छे से पढ़ेंगे, ये 3 आपके थोड़े से माइनर हो जाएंगे, माइनर टॉपिक। बस इनके बारे में दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपका कौन सी सुनामी कब आई थी, कौन सा बाढ़ किस तरफ आती है, ये वगैरह, समुद्री लहरें, इस टाइप से। चक्रवात के लिए आपके कुछ जो मेजर्स पॉइंट्स हो जाएंगे ना कि किस कारणों से होता है, तो इनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है, ठीक है। और अर्थक्वेक के बारे में भी अच्छे से जानेंगे, फ्लड के बारे में भी अच्छे से जानेंगे दोस्तों। और आज आपका ये जो है ना हमारा, एक तो लैंडस्लाइड कंप्लीट करेंगे, ठीक है, दूसरा हम बाढ़ या सुनामी कंप्लीट करेंगे दूसरा हम, ठीक है, सुनामी कंप्लीट करेंगे आज भाई हम। 2 टॉपिक आज इसके कंप्लीट हो जाएंगे। कल की क्लास में मैं आपको ये सारे टॉपिक कवर करा दूंगा, नेचुरल कल कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन लास्ट सेकंड क्लास में हम मैन मेड डिजास्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। और देन उसके बाद दोस्तों रेगुलरली आपकी एमसीक्यू क्लास आती रहेगी, ठीक है। और एक क्लास और लूंगा मैं दोस्तों, मॉडर्न इंडिया चल रहा था ना आपका,
मॉडर्न इंडिया, तो उसे बीच में नहीं छोड़ना है दोस्तों। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक गांधी का पोर्शन और बचा है, उसे जरूर कंप्लीट करेंगे दोस्तों। उससे आपका क्वेश्चन आ सकता है एक ना एक, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, उम्मीद चांस है, तो हम करेंगे जरूर। तो गांधी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे या फैक्ट्स होंगे हम एक क्लास में इंक्लूड कर लेंगे एमसीक्यू के साथ। पहले हम थोड़ी थियोरेटिकल बताएंगे, फिर उसके एमसीक्यू रखेंगे और गांधी के टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले लैंडस्लाइड स्टार्ट करते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स में लैंडस्लाइड से स्टार्ट करते हैं भाई। तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों एक बार शेयर जरूर कर देना, ठीक है। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, लिख लेना हिंदी में भूस्खलन। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें यदि हम बात करें अच्छे से, इट अफेक्ट्स माउंटेनियस एरियाज, पर्वतीय क्षेत्रों में प्रभावित ज्यादा होता है क्या लैंडस्लाइड्स। क्या दोस्तों, जो पर्वतीय क्षेत्र मतलब हिली एरियाज होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है आपका क्या, लैंडस्लाइड्स, ठीक है। उनमें क्या दोस्तों, वहीं पर ही दिखता है ज्यादा। कैसे होता है दोस्तों, लैंडस्लाइड की प्रक्रिया जो होती है ये कैसे होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड जो जल तत्व की अधिकता हो जाती है ना दोस्तों, जल तत्व की अधिकता, ठीक है, मतलब आपका जो नमी वगैरह जो ज्यादा हो जाती है ना, किसमें दोस्तों, भूमि में। देन ग्रेविटी का अचानक से असंतुलित हो जाना। क्या दोस्तों, ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है या गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना दोस्तों, इसका अचानक से असंतुलित या अनस्टेबल हो जाने के कारण एक विशाल भाग का विखंडित होकर या टूटकर खंडों के रूप में गिर जाना ही, इस प्रक्रिया को ही आपका लैंडस्लाइड कहते हैं। ये साधारण सी लैंग्वेज में मैंने दोस्तों लिख रखा है, एकदम आसानी से समझने के लिए। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए तो बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है मैंने, एकदम क्लासिकल वे में लिख रखा है। क्या दोस्तों, नेचुरल कंडीशंस एंड एक्सेस ऑफ वाटर एलिमेंट ड्यू टू सडन, क्या दोस्तों, अनबैलेंस ऑफ ग्रेविटी, अ लार्ज पार्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रेक एंड फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। समझ में आया दोस्तों, मतलब नेचुरल कंडीशन हो गई, या हमारा ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, भूकंप हो गया, अर्थक्वेक की वगैरह, मतलब अर्थक्वेक हो गया, इन सभी के रीजंस के कारण, या ग्रेविटी अनस्टेबल हो गई, ठीक है, आपका जल की अधिकता, जल तत्व की अधिकता के कारण जो लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, मतलब किसी बड़े पत्थर का टूटकर गिर जाना, किसी बड़े पहाड़ का सरक जाना नीचे की तरफ, उसे ही कहते हैं आपका लैंडस्लाइड। ये होगी साधारण सी लैंग्वेज में, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिख लेना दोस्तों। ये रहा आपका अर्थक्वेक causes लैंडस्लाइड इन हिली एरियाज, ठीक है। लैंडस्लाइड बाढ़ या सुनामी से भी आ सकते हैं। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बातें हम मतलब बताने की कोशिश करें, सुनामी आती है आपकी, ठीक है, और सुनामी यदि ये समुद्र के एरियाज में आपके इधर पहाड़ वगैरह हैं तो ये सुनामी आएगी तो इस पर टकराएगी दोस्तों, तो इसका जो प्रेशर होगा ना, इसके कारण भी आपकी लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। क्या दोस्तों, इसके कारण भी आपकी लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं हैं। हमारा जो अच्छा दिख रहा था वही कट गया, ये नहीं कटना चाहिए भाई, मेहनत से बनाया है एकदम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हम क्या भूस्खलन से बचाव एवं सावधानियां, इनके बारे में भी जानना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। किस किस चीज से मेजर करते हैं, क्या क्या सावधानी बरती जाती है, लैंडस्लाइड प्रिवेंशन प्रिकॉशंस, ठीक है। तो इनके बारे में बात करें दोस्तों, सबसे पहला आप पॉइंट्स लिख लेना, मतलब जो खतरे वाले क्षेत्र होते हैं दोस्तों, खतरे वाले क्षेत्रों का मानचित्रीकरण करने से जो फेल होने वाले एरिया का है ना, उसका पता लगाया जा सकता है दोस्तों। इट मीन्स, इसमें कहने का मतलब ये है दोस्तों, फॉर एग्जांपल के लिए बात करें, यदि कोई भी एरिया ऐसा है जो हमारा डेंजर जोन में है, ठीक है, हमें पता है कि वो डेंजर जोन में है, वहां पर हमारा संकट होने की संभावनाएं पूरी हैं, तो सबसे पहले उसका मानचित्रीकरण किया जाएगा, उसका सर्वे किया जाएगा, और देन आपका वहां से क्या पता चल जाता है दोस्तों इस सर्वे में, कि कौन से एरिया में फेल होने की संभावना ज्यादा है, कि कौन सा एरिया आपका इफेक्टेड है, कि जहां पर फेल होने के चांस कंफर्म है, तो वहां पर फिर सुविधाएं बढ़ती जाएंगी दोस्तों, वहां से आपके लोगों को अलग किया जाएगा, ठीक है, और नए नए तरीके अपनाए जाएंगे ताकि वहां पर कोई भी क्षति हानि या जो आपकी डेथ वगैरह है वो नहीं हो सके, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब ये सारा ये था। समझ में आया दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट्स, ठीक है। ये तो सारे ही इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूँ, मैंने मेन ही लिया है, फालतू का भरने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, आगे हम बात करते हैं बाय मैपिंग। क्या दोस्तों, बाय मैपिंग द डेंजर जोन द एरिया ऑफ फेलर कैन बी
डिटेक्टेड। तो ये तो हो गया हमारा सेम यही। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है, लैंडस्लाइड की भीषणता क्या है दोस्तों, सर्विलिटी को मतलब लैंडस्लाइड की भीषणता की कितनी तेजी से हो सकता है, कितनी तीव्रता से हो सकता है का पता लगाने के लिए दोस्तों भूस्खलन जोनेशन मानचित्र का इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से मेंशन करना, कौन सा यूज किया जाता है, भूस्खलन, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, यही रहने दीजिए, हम यही यूज कर लेंगे, हाईलाइटर ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है। क्या है दोस्तों, भूस्खलन जोनेशन मानचित्र का यूज किया जाता है किसके लिए दोस्तों, लैंडस्लाइड की भीषणता का पता लगाने के लिए। लैंडस्लाइड जोनेशन मैप इज यूज्ड टू मेजर द सर्विलिटी ऑफ लैंडस्लाइड्स, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो एक बार थंब कर दीजिए भाई, एक बार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कि या वैसे मैं वैसे ही बोलते जा रहा हूँ, एक बार थंब करिए सभी की समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सर। दोस्तों हम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं एकदम, ठीक है, ऐसा कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है कि सर ये क्या पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों जब हम एमसीक्यू करेंगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा, इन गहराइयों में ही क्वेश्चन छुपे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा लैंडस्लाइड जोनेशन मैप इज यूज्ड टू मेजर द सर्विलिटी ऑफ लैंडस्लाइड। देन आगे बात करें दोस्तों, सड़क के किनारे प्रतिधारण दीवार बनाकर, क्या है दोस्तों, रिटेनिंग वॉल बनाकर, समझ में आता है दोस्तों। ये आपका एरिया है कोई, यहाँ पर आपकी रिटेनिंग वॉल बना दी जाती है कुछ इस टाइप से करके, ठीक है। इसके इधर होता है आपका एरिया, जैसे यहाँ पर जाने का रास्ता हो गया, ये इधर एरिया हो गया आपका, इधर साइड से आपका ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये आपकी रिटेनिंग वॉल हो गई, क्या दोस्तों, रिटेनिंग वॉल या रिटेंशन वॉल, समझ में आया दोस्तों क्या है, मतलब सड़क किनारे रिटेनिंग वॉल बनाना। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको जो लैंडस्लाइड होंगे भी ना, तो वहां से जो ऊपर से छोटे मोटे पत्थर आएंगे दोस्तों, बड़ा पत्थर आएगा तो वो तो रिटेनिंग वॉल को भी ध्वस्त कर देगा, बट यदि कोई छोटा पत्थर आता है और संभावना है कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो उनसे बचा जा सकता है, किससे दोस्तों, प्रतिधारण दीवार बनाकर, ठीक है, रिटेंशन वॉल बनाकर, समझ में आया दोस्तों। रिटेंशन वॉल क्या होती है, फॉर एग्जांपल के लिए बात करें दोस्तों, आपके डैम वगैरह भी होते हैं तो वहां पर भी कुछ इसी टाइप की वॉल यूज की जाती हैं, ठीक है, जो इस टाइप की, मतलब एक तरह से रुकना एक बार, जो आपकी इस टाइप की होती है दोस्तों, इधर साइड आपको कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये आपका इधर साइड का एरिया तो हो ही जाएगा। समझ में आया, एक बार बताइए मुझे, समझ में आ रहा है ना भाई, इधर साइड एरिया नहीं होगा दोस्तों, कंफ्यूज मैं ही हो रहा हूँ, ये इधर साइड आपका कुछ भी हम ला सकते हैं, इधर साइड आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बाकी इधर तो रास्ता ही रहेगा, ठीक है, बाकी इधर तो रास्ता ही रहेगा आपका, ये हाईवे बन गया, समझ में आया दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, यदि आप सभी को पता है दोस्तों, आप रोड्स वगैरह पर चलते हैं, ठीक है, आप रोड्स वगैरह पर चलते हैं भाई, तो रोड्स के मतलब साइड में दोस्तों एक क्या दिया जाता है, कर्व वर्ड सुना है, कर्व, एक कर्व वर्ड होता है दोस्तों, ये दिया जाता है रोड्स के साइड में। ये क्यों दिया जाता है मुझे ये बता दीजिए बस, ये क्यों दिया जाता है, इसके बारे में मुझे बताइए दोस्तों, ये क्यों दिया जाता है कर्व। ये हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे होगा, ठीक है, या रूरल रोड हो गई आपकी, अर्बन रोड हो गई, विलेज रोड हो गई। विलेज रोड में हालांकि नहीं दिया जाएगा, जो आपकी मेजर रोड हो गई, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, इनमें दिया जा सकता है। नेशनल हाईवे हो गया, एक्सप्रेस वे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, तो इन साइड में दिया जा सकता है दोस्तों। कर्व के बारे में मतलब मुझे बताना, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हमारा टॉपिक जो है बता दिया मैंने, रिटेंशन मतलब रोड साइड्स में रिटेंशन वॉल बनाकर। आगे चलते हैं दोस्तों, वृक्षारोपण बढ़ाना है आपको, मतलब वृक्षारोपण बढ़ाकर, ग्रोविंग प्लांटेशन। इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो प्लांटेशन करेंगे हम, मतलब फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ये हमारी हो गई भाई, ये हमारी होगी भूमि, ठीक है, ये हमारी हो गई जमीन, समझ लेना दोस्तों अच्छे से थोड़ा सा, ये हमारी हो गई जमीन, ऐसे करते हैं मार के, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, क्या दोस्तों, ग्राउंड लेवल जीएल है हमारा, ठीक है। अब ये जो एक टॉप लेयर हो गई, ठीक है, ये हमारी बॉटम, फॉर एग्जाम्पल ये मान लिया हमने, ये हमारी बॉटम लेयर है, हालांकि नीचे जमीन में कितनी भी लेयर हो सकती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये हमारी बॉटम लेयर है। यदि यहाँ पर कोई पौधा है दोस्तों, यदि यहाँ पर हमारा कोई पेड़ है भाई, ठीक है, ये पेड़ है हमारा, तो ये जड़ है दोस्तों। अब ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ये किसी एंगल पर है दोस्तों, ये जो हमारी जमीन है ये किसी एंगल पर है, ये इस टाइप से आपकी, कैसे दोस्तों, ये इस टाइप से आपकी, यहाँ पर आपका पेड़ है, ये जो मैंने बना दिया है, ठीक है। अब इसकी जो जड़ें होंगी दोस्तों यहाँ पर, मतलब
टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर को बांध के रखेंगे दोस्तों, तो इससे क्या होगा, इससे जो आपके लैंडस्लाइड्स के चांस है ना दोस्तों वो बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए वृक्षारोपण बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है पहाड़ी एरिया में, ठीक है। समझ में आया कि लैंडस्लाइड होने के जो चांस है, जो सावधानी बरती जा सकती है वो एक ये भी हो सकती है, ग्रोइंग प्लांटेशन, ठीक है। जो टॉप लेयर और बॉटम लेयर को दोस्तों क्या, इससे क्या होगा, मैंने लिख भी रखा है, पेड़ पौधे मृदा की टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर को बांध के रखते हैं। इससे क्या होता है, मृदा अपरदन जो है वो कम हो जाता है दोस्तों। समझ में आया। तो इसलिए दोस्तों रोड के साइड में जो आपके हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे आपके पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका कंप्लीट। क्या दोस्तों, इसमें मैंने आपको लैंडस्लाइड्स बताया जितना बता सकता था, ठीक है। बहुत ईजी वे में बताया दोस्तों। इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, तब आपका और कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप जितना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा दोस्तों। एमसीक्यूज आएंगे, थ्योरेटिकल पेपर नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। तो एमसीक्यू अलग वगैरह से बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम टी सुनामी के बारे में। क्या दोस्तों, सुनामी के बारे में पढ़ते हैं कुछ थोड़ा बहुत और क्लास को एंड करेंगे। फिर सुनामी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अब इसका तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि फॉर एग्जांपल के लिए जो समुद्र में लहरें उठती हैं, जो हमारे सी होते हैं उनमें लहरें उठती हैं, वो हमारे तटों पर, बंदरगाह, पोर्ट पर टकराती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, बाहरी तबाही मचती है। इसे ही आपको साधारण सी भाषा में टी सुनामी या सुनामी कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार मुझे बताइए दोस्तों, समझ में आया? जल्दी से जल्दी बताइए भाई, क्या हो गया, समझ में आया नहीं आया? मैं एकदम साधारण सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, तो एक बार मुझे बताइए समझ में आ रहा भी है नहीं, ठीक है। क्या बोला दोस्तों मैंने, एक बार सुनिए दोस्तों, मैं थोड़ा अच्छे से बता सकता हूँ, थोड़ा सा आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे हम भाई, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है तट पर आने पर इन लहरों का प्रभाव जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, यही लहरें जो हमारी मतलब तट पर लहरें आती हैं, यही लहरें तटवर्ती क्षेत्रों को विनाश का कारण बनती है। और लहरें दोस्तों इतनी तीव्र होती हैं, मतलब इतनी तेजी से टकराती हैं ना, कि भौतिक संरचनाओं पर भी अपार क्षति होती है दोस्तों। जो हमारे भवन वगैरह हो गए दोस्तों, स्ट्रक्चर वगैरह हो गई, यदि उनकी नींव मजबूत नहीं है तो उन्हें भी संभालेंगी वो, ठीक है। तो समझ में आया दोस्तों क्या है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक ऐसा ही उदाहरण लिया है। कौन सा दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 की घटना है। क्या है स्टूडेंट, 26 दिसंबर 2004 की जो घटना है, हमारी 2004 की जो घटना है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। 2004 की सुबह एक इसी प्रकार की विनाशकारी घोर आपदा बनकर आई थी, ठीक है, सुनामी, जो 2014 को आई थी ना दोस्तों, मतलब 2004 को आई थी। इस सुनामी, मतलब पहले सुनामी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, सुनामी है क्या। इस सुनामी में दोस्तों ये 2004 की है, इसमें कितने लोग दोस्तों मारे गए थे, 2,90,000, ठीक है, 2,90,000 लोगों को मतलब इस सुनामी में अपने अंदर समा लिया था दोस्तों। ये सुनामी दोस्तों क्या है, अब यदि हम बात करें दोस्तों, ये सुनामी जो है ना, ये जापानी लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, जापानीज लैंग्वेज का वर्ड है दोस्तों। याद रख लेना, ये क्वेश्चन आपका अच्छा हो जाता है कि सुनामी किस लैंग्वेज से लिया गया है, वर्ड किसका है, तो ये जापानिक लैंग्वेज है, ठीक है, जापान लैंग्वेज का वर्ड है भाई। समझ में आया, ठीक है। ये किससे मिलकर बनाया दोस्तों, तो ये भी लिख लेना, ये तो कोई मतलब इसी से हो जाता है, सू प्लस नामी से मिलकर बनाया दोस्तों। सू का अर्थ होता है आपका बंदरगाह या पोर्ट, ठीक है, सू का अर्थ होता है बंदरगाह या पोर्ट, हाँ ये पूछा जा सकता है आपसे। नामी का अर्थ होता है दोस्तों लहरें, वेव्स, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बनाया दोस्तों क्या, सुनामी, सू प्लस नामी। बंदरगाह या पोर्ट पर आने वाली लहरों को ही सुनामी कहा जाता है दोस्तों। ये हो गया आपका साधारण सी लैंग्वेज में इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। तो समझ में आ रहा है। अब हम बात करें दोस्तों आगे, ठीक है। ये हमारा सुनामी जो है दोस्तों अर्थक्वेक से भी आ सकती है, वोल्केनिक इरप्शन से भी आ सकती है, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट से भी आ सकती है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। अब एक चीज़ और बता दीजिए मुझे, ये जो हमारा फॉर एग्जांपल के मान लीजिए दोस्तों, ये हमारी ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये अंदर जो होता है क्या दोस्तों, जो मैग्मा होता है, मान लीजिए हमारा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है यहाँ पे, ठीक है भाई, ये हमारा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो ये जो जमीन के अंदर मैग्मा होता है दोस्तों, इसे बाहर निकलने के बाद किस नाम से जाना जाता है, बताइए मुझे दोस्तों। ये जो हमारा मैग्मा है दोस्तों, ये भूमि के अंदर, मतलब जब तक जमीन के अंदर है
तब तक तो इसे हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है। जब ये हमारा ज़मीन के बाहर आ जाता है दोस्तों, तब इसे किस नाम से जाना जाता है, ये बताइए हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तब इसे क्या कहते हैं, कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। और दोस्तों कौन सी ऐसी झील है जिसका निर्माण आपका ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है, तो क्रेटर झील दोस्तों। जो क्रेटर लेक होती है ना, ये छोटे रूप में होती है, इनका बड़ा रूप हो जाता है ना दोस्तों यदि, तो उसका नाम कुछ और है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। बट क्रेटर झील जो होती है दोस्तों, वो आपके ज्वालामुखी विस्फोट के कारण काफी टाइम बाद बनती है, ठीक है। समझ में आया। आगे हम बात करें दोस्तों, तो अर्थक्वेक से या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी हमारी ज्वालामुखी सुनामी आ सकती है दोस्तों। अब बात करें हम सुनामी वेव्स के बारे में दोस्तों। सुनामी वेव्स के बारे में बात करें दोस्तों, इस पॉइंट को आप अच्छे से मेंशन कर लेना अपनी जो नोट्स बना रहे हो उनमें दोस्तों। इसकी जो वेव लेंथ होती है ना दोस्तों, क्या जो तरंग दैर्ध्य होती है, ये आपकी 600 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। 600 किलोमीटर से तो अधिक होगी, ठीक है। चांसेस पूरे हैं कि 600 किलोमीटर से अधिक ही होती है। देन यदि हम इसकी स्पीड की बात करें दोस्तों, किसकी, ये जो आपकी ज्वाला मतलब सुनामी जो है, जो लहरें आती है दोस्तों, इनकी स्पीड क्या होती है, इनकी स्पीड भी आपकी 600 किलोमीटर पर आवर से अधिक हो सकती है, ठीक है। 600 किलोमीटर पर आवर से इक्वल एंड मोर देन हो सकती है दोस्तों। इतना तो मतलब ये स्टैंडर्ड दे रखा है आपका बुक में, 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। अब क्या बात करें दोस्तों, अब हम यदि बात करें तो द इम्पैक्ट ऑफ दीज वेव्स द इम्पैक्ट ऑफ दीज वेव्स कैन बी मोर देन 15 मीटर ऑन द कोस्ट, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या है, मतलब ये जो आपकी जो वेव्स आती है ना दोस्तों, कहाँ से दोस्तों, समुद्र से। ये आपका जो पोर्ट होता है, बंदरगाह होता है, तट होता है दोस्तों, उन पर कितनी भारी मात्रा में 15 मीटर की ऊंचाई तक भी दोस्तों, हाइट तक भी जा सकती हैं। तो सोचिए दोस्तों, 15 मीटर की हाइट तक यदि हमारी मतलब ऊंचाई तक जाएंगी और वहां पर पानी आएगा इतनी भारी मात्रा में, तो भवन वगैरह को तो वो समा ही लेगा, ठीक है। समझ में आया। ये तो नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है, ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जितनी ज्यादा हैवी होगी उसी हिसाब से अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब आगे दोस्तों एक पॉइंट और लिख लेना आप, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। जो 2004 में आई सुनामी की तीव्रता थी ना, ये तीव्रता रिएक्टर पर जब नापी गई थी दोस्तों, 9 आई थी, ठीक है। 9 कितनी, 9 नापी गई थी दोस्तों 2004 वाली टी सुनामी की तीव्रता। समझ में आया दोस्तों। अब इसने की 2004 वाली जो ये सुनामी थी, इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव स्टेट थे इंडिया के, वो थे तमिलनाडु एंड केरल, ठीक है। तमिलनाडु एंड केरल ये इफेक्टिव स्टेट थे दोस्तों। सबसे ज्यादा तबाही यहीं पर मचाई थी इसने, किसने, 2004 वाली टी सुनामी ने। तो ये हो गया दोस्तों, समझ में आया टी सुनामी क्या था। अब आगे दोस्तों हम बात करें, मैंने तो ग्राफिकल वे में बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया आपको। वैसे बहुत ही बुक में देखोगे ना दोस्तों, तो लिखा है अच्छे से, एकदम पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बुक से भी पढ़ना, वैसे भी पढ़ना, जहां आपका मन करे वहां से पढ़ना दोस्तों। भारत में भूस्खलन की प्रमुख घटनाएं, मतलब कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ये इंक्लूड किया, ताकि आपको सभी को पता रहे। क्योंकि कुछ फैक्ट्स जो होते हैं दोस्तों, उन्हें लिखने से ज़्यादा आपको समझाने में अच्छा लगता है, ठीक है। एक तो हो गया प्रदेश हिमालय दोस्तों, उच्च से अति उच्च घटनाएं होती हैं यहाँ पर, लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती है, ठीक है, आपदाएं आती रहती हैं। दूसरा यदि बात करें दोस्तों, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भाग, ये जो हमारा उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भाग चल भाई भाग यहाँ से, अरे कलर चूज नहीं हुआ क्या। ये जो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भाग है दोस्तों, इधर साइड का क्या है दोस्तों, यहाँ पर हिमालयन श्रेणी तो है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दोस्तों ऊंची होगी ना आपकी, क्योंकि यहाँ पे भी ऊंची है, ठीक है। यदि हम बात करें दोस्तों पश्चिमी घाट या नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अब ये इधर साइड की बात हो रही है दोस्तों, पश्चिमी घाट या नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इधर क्या है दोस्तों, पश्चिमी घाट, सह्याद्री वैली, इधर साइड आपका ये नीचे है नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जहाँ पर अभी क्या हुआ था, हमारे CDS सर जो थे, जनरल विपिन रावत जी, नीलगिरी की पहाड़ी की तरफ ही दोस्तों इनका जो विमान था वो ध्वस्त हुआ था, ठीक है। भाई सभी ने सुना होगा ना, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर ही दोस्तों क्या हुआ था, विमान क्रैश हुआ था, गायब हो गया था, धुंध बहुत ज्यादा हो रही थी वहां पर, ठीक है। तो वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही थी दोस्तों। तो इसमें यही मेंशन कर रखा है, जो आपकी पश्चिमी घाट की तरफ पड़ते हैं दोस्तों। पश्चिमी घाट को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, तो सह्याद्री कहा जाता है भाई।
और इसकी सबसे ऊंची चोटी लिख लेना दोस्तों, गुरु शिखर। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो आपका क्या भी है दोस्तों, गौर माथा भी कहते हैं दोस्तों। ये आपका पश्चिमी बिंदु हो जाएगा सबसे, हालांकि गौर माथा ही लिखा आएगा, गुरु शिखर आपकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये होते हैं दोस्तों क्वेश्चंस जो आपके इनसे बन सकते हैं, चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैंने जो आपकी ज्योग्राफी की क्लास कराई है ना, तो उसमें भी मैंने ये मेंशन किया है। जिन्होंने नहीं देखे ना भाई, तो क्लासेस को सभी देखिए, अच्छे रूटीन से देखिए, प्लेलिस्ट बना रखी है, कोई भी मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। तो क्लासेस देखिए रेगुलरली, यदि आप अपने अच्छे तरीके से 100% दे रहे हैं ना एग्जाम की तरफ। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे फालतू लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि मेरे लिए दोस्तों, हमारे दोस्तों 20K भी स्टूडेंट्स हैं, यदि मेरे स्टूडेंट्स 500 भी मेरे साथ रेगुलरली बन रहे हैं ना, अपना 100% दे रहे हैं, तो मुझे उनसे मतलब है, ठीक है। 20K से मतलब नहीं है। जो भाई जो टाइम देगा उसका सिलेक्शन होगा, सिंपल सी बात है। समझ में आया दोस्तों। तो जो 100% है उनके साथ हूँ मैं बिल्कुल रेगुलरली। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। ये हमारा पूर्वी घाट हो गया। तो इसमें दोस्तों क्या है, इसमें निम्न रहता है, थोड़ा सा आपका निम्न रहता है, ठीक है। पूर्वी घाट, यदि अब यहाँ की बात हो रही है दोस्तों, पूर्वी घाट जो आपका इधर साइड है, ठीक है। अब इधर साइड की बात हो रही है, कोरोमंडल भी इधर ही साइड है आपका। इधर आपका मालाबार तट है केरल की तरफ, इधर आपका कोरोमंडल है तमिलनाडु की तरफ, ठीक है। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल। इधर केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार। यही दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कोरोमंडल तट कौन सा किस राज्य में स्थित है। तो इधर हो जाएगा तमिलनाडु, और मालाबार केरल की तरफ हो जाएगा दोस्तों कोंकण, गोवा या गोवा की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को याद कर लेना दोस्तों। अगर आप चाहोगे तो कमेंट कर देना, मैं इनकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये समझ में आया। अब विंध्याचल का जो पठार है दोस्तों, विंध्याचल जो है पठार, उसमें भी निम्न होता है आपका, ठीक है। इसमें भी निम्न निम्न मतलब घटनाएं होती हैं। सबसे जो मेन है, मेजर है, वो आपके ये हो गए दोस्तों 2, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं 3, इसे भी इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। हिमालय हो गया एक, तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भाग हो गया, दूसरा पश्चिमी घाट तथा नीलगिरी की पहाड़ी हो गई। आगे चलते दोस्तों, नोट में मैंने कुछ मेंशन किया था, तो इन्हें भी लिखना जरूरी है दोस्तों। नोट वाला जो है ना, इसे जरूर लिखना दोस्तों। ये जो नोट वाला है ये इंपॉर्टेंट है आपका, नोट वाला भी लिखना दोस्तों। तो इसमें क्या कहा गया दोस्तों, मैंने एरिया इफेक्टेड बाय द फ्लड, मतलब बाढ़ से जो सबसे ज़्यादा बाढ़ से जो प्रभावित एरिया है ना, उनके बारे में लिखा है दोस्तों। यूपी में जो है आपका बाढ़ से प्रभावित एरिया वो है 7.336 लाख हेक्टेयर, ठीक है। यूपी की बात हो रही है दोस्तों। यदि बिहार की बात करें तो दोस्तों बिहार में है 4.26 लाख हेक्टेयर एरिया जो है बाढ़ से प्रभावित है। और ऑल इंडिया की बात करें दोस्तों तो 4 करोड़ हेक्टेयर एरिया जो है वो आपका बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है। ये हो गई आपकी क्लास। डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट मैंने कराया, बहुत ही अच्छे तरीके से कराया। आपका लैंडस्लाइड्स और टी सुनामी इसमें कंप्लीट कराया दोस्तों। बाढ़ के भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं मैंने। बाढ़ को हम फिर दोबारा भी कर लेंगे अच्छे तरीके से अगले सेशन में, ठीक है। और आपके चक्रवात हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, इन सभी के बारे में, सूखा होगा, थोड़े पॉइंट्स पढ़ लेंगे जो मेन है उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, मैन मेड भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 2 क्लास आपकी और आएंगी, कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। और एक क्लास में गांधी स्पेशल लेके आऊँगा, ठीक है। और एक और मैं अपडेट दे दूँ दोस्तों आपको, एक क्लास में आपको ऐसी बनाऊंगा जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी, ठीक है। सोशल साइंस में एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं दोस्तों, कृषि से या पशुपालन से, तो उनके भी पॉइंट्स लिखेंगे क्योंकि आपका एग्रीकल्चर का ही पेपर है। तो एग्रीकल्चर की हालांकि मैं क्लास भी नहीं बना पाया ना, तो मैं आपको पीडीएफ जरूर दे दूंगा दोस्तों। वैसे मैं क्लास बनाने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, बट फिर मैं पीडीएफ जरूर दूंगा क्योंकि आप उसे पढ़कर जाना दोस्तों, बहुत ही अच्छे वे में पढ़ के जाना है, ठीक है। कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम के लिए। आगे समझ में दोस्तों। और ये जितनी भी दोस्तों आपकी 3-4 क्लास में सोशल साइंस कंप्लीट होगी ना, उसके बाद दोस्तों हम कुछ मेजर पॉइंट जो आर्थिक विकास के बारे में है सोशल साइंस में दे रखा है, या आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। इन सब के बारे में भी मैं एक क्लास लेके आऊँगा क्योंकि ये भी आपके मेन पॉइंट है दोस्तों। अच्छे से कराऊंगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो मैं, ठीक है। तो ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और आर्थिक विकास की बात हुई दोस्तों, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हुई, तो एक क्लास आपकी इसके ऊपर हो जाएगी और आपका सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगा मेजर पोर्शन में, ठीक है। बाकी आप अपना एफर्ट कीजिए दोस्तों, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा, पीडीएफ मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। और एक महा मैराथन हो जाएगी भाग 2, और 2 क्लास में आपकी पूरी सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। और मैथ की क्लास आपकी रेगुलर चल रही है दोस्तों, तो बने रहिए मैथ की क्लास से भी, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, अब सर मैथ वाले बोल रहे हैं कि मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट करा चुके हैं,
अब हम क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी कंप्लीट करके क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। महा मैराथन क्लास डालेंगे सभी की, ठीक है। और करंट की भी अब आपके 600 प्लस की सीरीज स्टार्ट होगी दोस्तों, सभी तैयार रहिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। आई पेपर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। 25K कंप्लीट कराइए अपनी फैमिली को। टारगेट कभी भी रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, हर वक्त आगे की सोचनी चाहिए, ठीक है। आपका जो अचीवमेंट है वो बढ़ता रहना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए दोस्तों। 2022 चल चुका है, अपने टारगेट को सिक्योर कर लीजिए, अपना गोल सिक्योर कर लीजिए और जितना भी हो सकता है 100% देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और दोस्तों एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों, आपकी एक वैकेंसी और आई है 10th पास से, कल को आपकी उसकी मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा। जिन्होंने नहीं देखा एक बार देख लीजिए दोस्तों, और फॉर्म अच्छा है, जो भर सकते हैं दोस्तों भर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारियों को जोरों शोरों से करते रहिए दोस्तों। फालतू की इधर उधर ध्यान मतलब नहीं दीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम पास आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आप सभी का वेट किया जाएगा अच्छे तरीके से।